तो दोस्तों बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन क्लास में आपका स्वागत है। आज की ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें कई आईएमपी फैक्ट होते हैं, और यदि ये फैक्ट आप लोगों से बन जाते हैं तो आपको एग्जाम में कम से कम 1 नंबर अवश्य मिल जाएगा। तो ये जो क्लास रहेगी ये केवल 10 मिनट की क्लास रहेगी, और 10 मिनट में मैं पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन होता है वह कंप्लीट करा दूंगा। तो सबसे पहले आता है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी शब्द कैसे बना है? बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों बायोस और लोगोस से बना है। बायोस का मतलब होता है लिविंग या लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग मतलब जीव यानी जिसमें जीवन है, ठीक है, सजीव, और टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो बायोलॉजी वह ब्रांच है जिसके अंदर, मतलब बायोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम सजीवों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बात करें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक की, तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है उसकी मुख्य शाखाओं की बात करते हैं। तो बायोलॉजी की कुल मिला के 3 मुख्य शाखाएं हैं। चौथी मुख्य शाखा भी इसमें एक नई शाखा को जोड़ा गया है। आइए तीनों मुख्य शाखाओं को जान लेते हैं। सबसे पहले है जूलॉजी। जूलॉजी यानी कि जिसमें जंतु जानवरों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। क्यों है ये जनक? क्योंकि इन्होंने उस समय पे 550 जानवरों का अध्ययन किया था, और हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम बुक इन्होंने लिखी थी, और 550 जानवरों को पकड़ पकड़ के इन्होंने इस किताब में मतलब पकड़ा, उन सभी जानवरों का अध्ययन किया और इस किताब में उन्होंने इनके बारे में लिख दिया था। इसके बाद है बॉटनी। बॉटनी क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, और थियोफ्रेस्टस हैं, इन्होंने 500 से ज्यादा यानी कि 500 से 550 पेड़ पौधों के लक्षणों का अध्ययन किया था, और इन्होंने अपनी एक बुक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, इस बुक में इन सभी पेड़ों पौधों के बारे में इन्होंने बताया था, और इसीलिए इन्हें बॉटनी का जनक माना जाता है। अगली है माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं एबी लुवेनहॉक, ठीक है, एबी लुवेनहॉक, ठीक है, एबी लुवेनहॉक। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु, इनके बारे में अध्ययन किया था एबी लुवेनहॉक ने। इसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी विज्ञान। तो अनुवांशिकी विज्ञान जो है इसके जनक है सर गीगर जॉन मेंडल, ठीक है, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्होंने क्या किया था? मटर की जो पौधे हैं उस पर रिसर्च की थी, और इसलिए इन्हें अनुवांशिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोस्तों बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सजीव क्या होते हैं इस बात को भी हमें जानना है, और पहले चैप्टर में हम सजीव सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे और उसमें हम सजीव के बारे में जानेंगे। लेकिन सजीव होने के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं, प्रमुख जो गुण हैं, लक्षण है, वो कौन कौन से हैं? आइए उन सभी लक्षणों को जान लेते हैं। पहला लक्षण है सेल। सजीव वही है जिसमें सेल हो, जो कोशिका से बना हो, ठीक है, सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। क्या होता है? मानव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से ऑर्गन यानी कि अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से ऑर्गन्स यानी कि जीव बनता है, एक व्यक्ति बन जाता है। व्यक्ति, जीव जंतु जो सभी हैं ये सभी सजीव हैं, ये सभी कोशिका से बनते हैं। तो यह सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो प्रश्न ये कई बार मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। सजीवों की प्रथम कोशिका, इसको युग्मनज कहते हैं, ठीक है, युग्मनज या फिर जाइगोट, ठीक है, अंग्रेजी में इसे जाइगोट कहते हैं, और सजीवों के शरीर की जो प्रथम कोशिका है वो है युग्मनज, और इसी युग्मनज को जाइगोट कहते हैं। तो जब जाइगोट क्या होता है, देखिए, मानव शरीर की सबसे पहली कोशिका है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट से तुम बने हो, जाइगोट से मैं बना हूं, यही तो जाइगोट है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जाइगोट में जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये जाइगोट 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, ठीक है, और ये जो जाइगोट है पहले यहाँ पे जान लीजिए, ये सिंगल सेलुलस, ठीक है, सिंगल सेलुलस यानी कि एक कोशिकीय है, ठीक है, एक कोशिका रहती है इसमें। अब जो जाइगोट है इसका विभाजन होता है, तो इसका विभाजन होता है इसी प्रकार से इसमें कई कोशिकाएं और बन जाती हैं। तो कई मतलब जाइगोट के विभाजन से आप ये मान सकते हो कई प्रकार के टिश्यू बनते हैं, कोशिकाओं के मिश्रण से टिश्यू का निर्माण होता है। कई कोशिकाएं मिल जाती हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। तो ऊतक की परिभाषा भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है।
अब ऊतक मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन यानी कि अंग तंत्र, ठीक है, अंग बनाते हैं पहले, ठीक है, ऑर्गन बनाने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद लिविंग बॉडी यानी कि सजीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है सभी एनिमल, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव सेल यानी कि कोशिका से बने होते हैं। तो ये सभी कैसे बने होते हैं? कोशिका से। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सजीव होते हैं, लेकिन ये वायरस होते हैं ये निर्जीव होते हैं। वायरस क्या है? यह सेल कोशिका से नहीं बना होता, इसलिए यह निर्जीव होता है। लेकिन दोस्तों अभी आगे हम आप लोगों को बताएंगे ये एसेल्युलस मतलब एसेल्युलस यानी कि बिना कोशिके वाला एक अकोशिकीय जीव है, ठीक है, वायरस जीव मानेंगे इसे अपन। लेकिन देखिए वायरस क्या होता है, इसमें बाहर ये वायरस का मैंने एक प्रकार से चित्र बना दिया, ठीक है। इसका जो बाहर जो ये यहाँ पे ये है ना, ये इसका कोट है यानी कि आवरण है। आवरण क्या होता है? आवरण जो कैप्सिड यानी कि प्रोटीन से बना होता है, आवरण प्रोटीन से बना होता है, और ये इसके अंदर जो रहता है ये होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए से बना होगा या फिर आरएनए से, और यही जो डीएनए आरएनए है यही वायरस में जान डालता है। आइए इसे हम जान लेते हैं। जैसे कि कोरोना है, कोरोना क्या है? आरएनए वायरस। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था जो वायरस है यानी कि विषाणु है वह निर्जीव होता है। तो वायरस निर्जीव कब होता है? जब तक वायरस नॉन लिविंग में है, ठीक है। जैसे कि आपने छींक दिया, उसमें से कोई वायरस निकला, ठीक है, और वो वायरस है वह टेबल पे गिर गया, तो अब वो वायरस क्या होगा? नॉन लिविंग होगा, मतलब निर्जीव वायरस कहलाएगा। लेकिन यदि वो वायरस लिविंग बॉडी में चला जाए तो वही वायरस क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। और इसीलिए हम जो वायरस रहता है इसको कनेक्टिंग लिंक्स यानी कि योजक कड़ी भी कहते हैं। वायरस को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स यानी कि योजक कड़ी भी कहते हैं। वायरस को योजक कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सजीव और निर्जीव को जोड़ता है, सजीव और निर्जीव को जोड़ता है, तो वायरस को कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है। अब दोस्तों सजीवों का पहला गुण जो था कोशिका, इसके बाद बात करते हैं सजीवों के दूसरे गुण की जो कि है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य। अब देखिए दोस्तों जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका, यहाँ पे ये एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका के बाहर ये कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? ये बाहर ये आवरण है ना, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, और न्यूक्लियस में ही होता है एक न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि एक प्रकार से द्रव होता है, केंद्रीय द्रव, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता है ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। और ये जो अंग बने हैं, यहाँ पे ये अंग बना दो, ये जो अंग बने हैं ये होते हैं कोशिकांग अंग, ठीक है, कोशिकांग यानी कि इन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो जो प्रोटोप्लाज्म है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लिक्विड पार्ट, और प्रोटोप्लाज्म में एक होता है आपका प्रोटोप्लाज्म में एक होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है। लिक्विड पार्ट आप मान सकते हैं तरल भाग, और सॉलिड पार्ट यानी कि ठोस भाग। अब देखिए लिक्विड पार्ट क्या होता है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का? वो होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। और जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य होता है, इससे ही आपका जो तरल भाग है मतलब जो जीव द्रव्य का वह बना होता है। साथ ही जो आपका सॉलिड भाग है, जीव द्रव्य का जो सॉलिड भाग है वह होता है सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिकांग। तो ये प्रश्न पूछ ही लिया गया है कि प्रोटोप्लाज्म का ठोस भाग क्या कहलाता है? तो वो कोशिकांग कहलाता है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म का तरल भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोशिका द्रव्य और मतलब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। अब बात कर लेते हैं सजीवों के तीसरे गुण की जो कि है मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय। तो सजीव वही है जिसमें चयापचय हो, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हो। डॉक्टर लोग आपसे बोलते हैं ना कि आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है, आइए उसे जान लेते हैं। हमारे शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारे शरीर में कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं सबको क्रियाओं को एक साथ यदि अपन मिला दें तो इसी को अपन चयापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो देखिए जैविक अभिक्रिया शरीर में जो वाइटल रिएक्शन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है अपचय अभिक्रिया यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरा होता है उपचय अभिक्रिया यानी कि एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, यहाँ पे कैटा में लिखा है कट, ठीक है, कट। तो इसमें क्या होता है, जब कोई बड़ा अणु, एक बड़ा अणु है वह कट जाता है यानी कि बड़ा अणु टूटता है, तो इसे बोलते हैं अपन कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। और एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, जब छोटे छोटे अणु क्या होते हैं बड़े अणु बनाते हैं। इसमें एनाबॉलिक में क्या होता है, इसका अपोजिट। अब इसमें कट रहे हैं तो इसमें एक छोटे अणु क्या होते हैं, बड़ा अणु बनाते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या दिया गया है, अपचय यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन का उदाहरण है डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन
रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन और एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन। और अपचय अभिक्रियाओं का जो उदाहरण है वो है अमीनो एसिड, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड में और अमीनो एसिड जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये छोटे छोटे अमीनो एसिड क्या करते हैं, बड़े प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये आपकी उपचय अभिक्रिया यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन है। सजीवों का अगला गुण है यानी कि चौथा गुण है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि सजीव वही है जिसमें पोषण की प्रक्रिया हो। अच्छा, पोषण की प्रक्रिया क्या है, पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करना न्यूट्रिशन कहलाता है। अब पोषण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है, एक होते हैं स्वयंपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वयंपोषी इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और परपोषी इन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। स्वयंपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले, जैसे कि सभी हरे पेड़, ठीक है। और परपोषी क्या कहलाते हैं, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं वे परपोषी कहलाते हैं। उदाहरण मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी परपोषी हैं, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सजीवों का अगला गुण है वो है डाइजेशन यानी कि पाचन की प्रक्रिया। सजीवों में पाचन की प्रक्रिया होती है, इसमें खाद्य के अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलाव किया जाता है और जिससे कि सेल इन अणुओं को क्या करे, ले सके, ठीक है। अब देखिए डाइजेशन आप समझ लिए, जैसे कि आपने खाना का एक टुकड़ा खाया, ठीक है, बड़े बड़े अणु खाए आपने, तो वो अंदर जाके छोटे छोटे अणु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और छोटे छोटे अणु और छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। फिर कोशिका क्या करती है, इन छोटे छोटे अणुओं से कोशिका ऊर्जा निकाल लेती है, क्योंकि हमारे शरीर में कोशिका को क्या क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो इनसे क्या करते हैं, इन छोटे छोटे अणुओं से कोशिका है वह ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। अब इसके बाद बात करते हैं सजीवों के छठवें गुण की, जो कि है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया। तो रेस्पिरेशन देखिए क्या कहलाता है, जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो इसके साथ जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज के साथ क्रिया करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP यानी कि एनर्जी एनर्जी को ATP में व्यक्त करते हैं, जिसे देखिए यहां पे देखिए, जिसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। तो ग्लूकोज को केवल ऑक्सीजन ही तोड़ सकता है, यहां पे ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो ये आपकी श्वसन प्रक्रिया हो गई। बात करते हैं सातवें गुण की। तो दोस्तों सजीवों का जो सातवां गुण है वो है एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब क्या कहलाता है, ये अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। जो आप सुबह सुबह घूमने जाते हो ना, वो उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। और आपसे पसीना निकलता है, ये सभी उत्सर्जन की ही प्रक्रियाएं हैं। इसके बाद है सजीवों का आठवां गुण, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। जैसे आप बचपन में बहुत छोटे थे, अब आप बड़े हो गए हो, तो आपका मतलब ग्रोथ हुई है, आपका डेवलपमेंट हुआ है। तो सजीव में मानसिक, शारीरिक, ठीक है, ये सभी ग्रोथ होते रहते हैं। सजीव वही है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप बने थे एक फर्टिलाइज एग से, जो कि फर्टिलाइज एग क्या था, जायगोट। जायगोट से फीटस बनता है, फीटस यानी कि भ्रूण बनता है, उससे एक बच्चा बनता है, ठीक है, बेबी बनता है, बेबी चाइल्ड होता है, ठीक है, उसे चाइल्ड अपन कहते हैं। चाइल्ड के बाद टीनेजर आती है, एडल्ट आती है 18 साल के बाद, उसके बाद वह मैच्योर होता है, ठीक है, यानी कि 25 से 30 साल आप मैच्योर मान सकते हैं। उसके बाद वो गोल्ड बनता है यानी कि ओल्ड होता है और ओल्ड के बाद वो मर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो द ह्यूमन लाइफ सर्कल है ये चलता है। अब आगे बात कर लेते हैं सजीवों का अंतिम गुण, जो कि है 9वां गुण, वो है एडोप्टेशन। सजीवों में एडोप्टेशन यानी कि अनुकूलन और सेंसिटिविटी। 10वां गुण मान सकते हैं संवेदनशीलता। अनुकूलन और संवेदनशीलता होती है, यानी कि आप वातावरण के अनुकूल ढलने की आप में संवेदनशीलता होती है, यही है अनुकूलन और संवेदनशीलता। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की, प्रस्तावना की, जिसमें कि हमने सजीवों के 10 गुण को जाना है और साथ ही हमने बात की कौन सी ब्रांच के कौन से जनक थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसके बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने 10 मिनट की कह के आपके 13.5 मिनट मतलब ले लिए हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी माफी मांगता हूं। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।